हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एलटी ग्रेड 2025 की जो भर्ती परीक्षा आई हुई है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए देखिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे द्वारा देखिए आप लोग को जो इस समय सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ये आपके इस वर्ष की जो 2025 के दिसंबर में कुछ परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन्हीं के प्रश्नों को मैं आपको अध्ययन करा रहा हूँ। मैंने अभी देखिए आप लोगों को 6 दिसंबर को जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या के साथ जो है प्रैक्टिस करा दिया। और इससे आप लोग को पता चल गया कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज की क्लास में मुझे आपको उसी कड़ी में 7 दिसंबर की जो परीक्षा हुई थी पहली शिफ्ट में, उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे उनको जो है प्रैक्टिस करवाना है। और इनको जो भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछली क्लासेस में बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ करते हुए आ रहे हैं। इन क्लासेस को देखिए कराने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपके इस परीक्षा में जीएस का जो 30 प्रश्न आता है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है, कौन कौन से कहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर करंट अफेयर के भी प्रश्न किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप लोग को आइडिया हो जाएगा तो आप अपने परीक्षा में जो कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं, अभी 15-20 दिन आपकी परीक्षा में बचे हुए हैं, तो आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो एग्जाम में किसी भी प्रश्न को गलत करने का जो चांस है एकदम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी देखिए 7 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट में विज्ञान विषय की परीक्षा हुई थी, तो विज्ञान विषय में जो 30 प्रश्न आपके जीएस के पूछे गए थे उन्हीं को हमको सॉल्व करना है। और इसमें देखिए मैं आप लोगों को केवल आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि उसका पूरी तरह से व्याख्या भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस जीएस की क्लास को इसी तरह से एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को अध्ययन करना है एलटी ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2025 की जो आई हुई है, उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे 7 दिसंबर वाली पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में, उसी को हम लोग को 100% देखिए करेक्ट सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस करना है और बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। जब 7 दिसंबर के दोनों शिफ्ट के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर 21 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी होम साइंस की और कॉमर्स की, तो उसमें भी 30-30 प्रश्न पूछे गए थे जीएस के, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए इस दिन जो परीक्षा हुई थी उसमें देखिए आपका जीएस का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो देखिए क्या पूछा गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है, यानी वर्तमान में भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान जो है किस क्षेत्र का होता है। तो यहाँ देखिए दिया है बड़े पैमाने के उद्योगों से, सेवा क्षेत्र से, लघु तथा कुटीर उद्योगों से, और चौथा दिया है कृषि क्षेत्र से। तो भारत के देखिए सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी से जो सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी में होता है वो देखिए कृषि क्षेत्र से नहीं होता है, लघु तथा कुटीर उद्योग से नहीं, बड़े पैमाने के उद्योगों से नहीं, बल्कि सेवा क्षेत्र से, यानी इसको टर्सरी सेक्टर भी कहा जाता है और सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इसी का योगदान इस समय अपने देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान जो है सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर का आता है, जो लगभग कितना है 50 से 55%। इसके बाद देखिए इसमें जो है आईटी, बैंकिंग, दूरसंचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उप क्षेत्र शामिल हैं। इसी की वजह से इनको सबको मिला के इसका जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा है। यह देश की अर्थव्यवस्था का देखिए सबसे बड़ा और प्रमुख हिस्सा है। इसके बाद देखिए दूसरा स्थान आता है औद्योगिक क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, और तीसरे स्थान पे जो है कृषि आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, यानी जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यहाँ देखिए 50 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम। तो देखिए जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम नहीं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज नहीं, बल्कि क्या होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 50,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं। यानी इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है देखिए 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है,
जो मानव सुनने की सीमा जो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के ऊपर होती है। और इन तरंगों का उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है, चिकित्सा में, इमेजिंग यानी अल्ट्रासाउंड में। फिर उसके बाद देखिए सफाई में, जहाज वगैरह की जो सफाई की जाती है इसी के माध्यम से की जाती है। सोनार जैसी तकनीक होती है जिससे समुद्र वगैरह की गहराई को मापा जाता है, उसमें उपयोग किया जाता है। और कुछ वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में इसको उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए चमगादड़ जो है, इसका उपयोग नेविगेशन और शिकार के लिए करते हैं। यानी चमगादड़ के द्वारा भी इस तरह की ध्वनि का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो किस लिए करता है, नेविगेशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरते समय और शिकार करने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। इसमें देखिए 2 लिस्ट दी गई, सूचियां दी गई हैं, आपको सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पर सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ जनजाति दी गई है और अवस्थिति, यानी जो महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं विश्व में वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ दिया गया है मसाई जनजाति, सेमाई जनजाति, बुशमैन और माओरी। और यहाँ देशों क्षेत्रों का नाम दिया गया है, कालाहारी मरुस्थल, न्यूजीलैंड, मलेशिया, पूर्वी अफ्रीका। तो इसमें से देखिए जो मासाई जनजाति है ये देखिए कहाँ पर पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में। जो सेमाई जनजाति पाई जाती है देखिए मलेशिया में पाई जाती है। बुशमैन देखिए काफी प्रसिद्ध है, ये कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। और जो माओरी जनजाति है ये न्यूजीलैंड की जनजाति है। आप देखिए इसी के आधार पर हम लोग इसमें ढूंढ लेंगे। तो हमारा ए का क्या है, 4, यानी ए का 4 जिसमें जिसमें होगा हमारा वही राइट आंसर होगा। देखिए ए का 4 यहाँ पर है, ए का 4 यहाँ है, बाकी इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, यानी दोनों को बाहर। अब इन दोनों में से हमको चुनना है। उसके बाद फिर देखिए हमारा जो सेमाई है, सेमाई देखिए कहाँ पाए जाते हैं, मलेशिया में। तो इसके बाद फिर देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का 3, यानी हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एलिमिनेशन के द्वारा आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये मैचिंग वाला प्रश्न देता है तो। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। देखिए आंसर है डी। सही आंसर क्या है कि ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। व्याख्या क्या होगा कि मसाई जनजाति जो है पूर्वी अफ्रीका, खास करके केनिया और तंजानिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सेमाई जो है ये मलेशिया में मध्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बुशमैन जो है ये देखिए कालाहारी मरुस्थल, खास करके बोत्सवाना और नामीबिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और जो माओरी हैं वो न्यूजीलैंड के स्वदेशी लोग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध जो दूध सागर जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, यानी दूध सागर जो जलप्रपात है, झरना है, वो किस नदी पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया मांडोवी नदी, दूसरा दिया भद्रा नदी, तीसरा दिया शरावती नदी और चौथा दिया है उल्हास नदी। तो भारत में जो दूध सागर जलप्रपात है ये काफी प्रसिद्ध है। ये देखिए उल्हास नदी पर नहीं है, शरावती नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम जोग है, वो नहीं है, भद्रा नदी पर नहीं, बल्कि कहाँ पर है, इसको मंडोवी नदी या मांडवी नदी भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ये नदी कहाँ पे है, ये नदी आपकी गोवा में स्थित है। ठीक, आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात जो है मांडवी नदी पर स्थित है, जो भारत के गोवा राज्य में है और कर्नाटक की सीमा के पास पश्चिमी घाट में पड़ता है। यानी ये गोवा में स्थित है और कहाँ पर है, कर्नाटक की सीमा के पास। यह देखिए 4 स्तरीय झरना अपनी सुंदरता और ऊंचाई लगभग 310 मीटर के लिए जाना जाता है और इसे दूध का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में यह दूध की धाराओं जैसा दिखाई पड़ता है। यानी बरसात के मौसम में देखने पर यह दूध की धाराओं के गिरने जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम यह रखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है, यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको फसलों का ऊंट कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दिया ज्वार यानी सोरघम, बाजरा, रागी, कोडो। तो इस जिस फसल को देखिए फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है, देखिए वो कोडो नहीं है, रागी नहीं है, बाजरा नहीं है, बल्कि ज्वार यानी सोरघम है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि ज्वार यानी सोरघम फसल को देखिए फसलों का ऊंट कहा जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक गर्मी, सूखे और कम पानी जैसी कठोर परिस्थितियों में भी आसानी से उग सकती है। यानी जैसे ऊंट किसी भी परिस्थिति में आसानी से रह लेता है, उसी प्रकार ये जो फसल भी है वो उसी तरीके से होती है। देखिए ठीक वैसे ही जैसे ऊंट रेगिस्तान में जीवित रहता है। यह फसल देखिए सूखे और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर देखिए मक्का और चावल जैसी अन्य फसलें अक्सर
विफल हो जाती है, यानी बाकी फसलें ऐसे मौसम में नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये उस हर तरह के मौसम में जो है ज़्यादातर ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फसलों का ऊंट कहा जाता है। प्रश्न 6 देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता हॉट स्पॉट परिभाषित किए जाते हैं, यानी जो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट को परिभाषित किया जाता है तो उनका आधार क्या होता है। तो यहाँ देखिए दिया गया वनस्पति, सभी जीवधारी, फसलों की विविधता, जंतु। तो देखिए जिस आधार पर जैव विविधता हॉट स्पॉट परिभाषित किए जाते हैं वो देखिए जंतुओं के आधार पर नहीं, फसलों की विविधता के आधार पर नहीं, सभी जीवधारी, बल्कि वनस्पतियों के आधार पर, यानी विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हीं के आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को परिभाषित किया। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए इसका व्याख्या क्या है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट को मुख्य रूप से वनस्पति यानी पौधों की प्रचुरता और उच्च स्तर के स्थानिक जो केवल वहीं पाए जाते हैं संवहनी पौधों वस्कुलर प्लांट्स की प्रजातियों तथा अपनी मूल वनस्पति के बड़े हिस्से कम से कम 70% के विनाश के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र के आधार होते हैं और सभी जीवों का समर्थन करते हैं, इसलिए विकल्प ए जो है वनस्पति सबसे सटीक है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है 7वां प्रश्न। इसमें भी देखिए मैचिंग वाला दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए 2 सूचियां दी गई हैं, आपको उनसे मैच कराना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और इनके उद्देश्य। तो यहाँ पहला देखिए योजना दिया है MAA, जिसको देखिए शॉर्टकट में माँ कहा जाता है। दूसरा दिया गया लक्ष्य, तीसरा दिया गया सुमन और चौथा दिया है MCP कार्ड। तो यहाँ पर उद्देश्य में देखिए क्या है कि PMMVY के अंतर्गत लाभ, दूसरा दिया है स्तनपान को बढ़ावा, तीसरा दिया प्रसव कक्ष एवं प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार और चौथा दिया गर्भवती स्त्री और नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल। ठीक, अब देखिए इसमें जो ये MAA है यानी देखिए मदर अफेक्शन से रिलेटेड है ये देखिए क्या है, ये स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, और जो ये लक्ष्य जो योजना है इसका लक्ष्य देखिए क्या है कि प्रसव कक्ष यानी जो डिलीवरी के समय जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है अपने देश में बहुत से ऐसे क्षेत्रों में, तो उनको देखिए क्या है कि ऑपरेशन थिएटर में सुधार करके इन सारी चीजों में कमी लाना है। तो देखिए ये इसका हो जाएगा आपका A का 2, B का 3। अब देखिए इसमें से पहले 2 देखते हैं हमारा। तो देखिए A का 2, B का 3 इसमें भी है, उसके बाद देखिए और किसी में है ही नहीं। देखिए A का 2, B का 3 नहीं, यानी इसके अनुसार से देखिए आपका आसानी से तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A का 2, B का 3, C का 4 और डी का 1। ठीक, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए एलिमिनेशन से आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए आंसर क्या है ए। व्याख्या क्या है कि सही मिलान क्या होगा MAA यानी माँ। इसको देखिए क्या कहा जाता है फुल फॉर्म मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये देखिए स्तनपान के बढ़ावा देने से संबंधित है। दूसरी देखिए योजना है लक्ष्य, इसका देखिए क्या है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। यह देखिए प्रसव कक्ष और प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार से संबंधित है। तीसरी योजना देखिए जो सुमन है इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये देखिए गर्भवती स्त्री और नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल से संबंधित है। और चौथा जो है MCP कार्ड, ये देखिए MCP कार्ड का मतलब है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। ये देखिए PMMVY के अंतर्गत लाभान्वित करता है। ठीक, तो इस तरीके से इसका कोड क्या हो जाएगा A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन देखिए दिया 2007, 2001, 2014, 2020। तो भारत में देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था वो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उसके कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो इसमें देखिए 2007 नहीं होगा, 2014 नहीं, 2020 नहीं, बल्कि क्या होगा 2001। इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही उत्तर क्या है बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान SSA को देखिए 2001 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था। इसे देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था
और यह देखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बनाकर शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करता था। इस अभियान को देखिए 2018 में समग्र शिक्षा के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में समाहित कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी की जा सकती है। यानी जो उच्च न्यायालय होते हैं अपने देश में, वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कौन सी रिट जारी करते हैं। पहला देखिए दिया है अधिकार परीक्षा, दूसरा दिया परमादेश, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण और चौथा है प्रतिषेध। तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए जो रिट जारी की जाती है देखिए वो अधिकार परीक्षा नहीं है, परमादेश नहीं है, प्रतिषेध नहीं है, बल्कि कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी किसी भी व्यक्ति को वो बिना किसी अपराध के, बिना किसी कारण के, बिना किसी न्यायालय के आदेश के कोई भी व्यक्ति बंद करके या गिरफ्तार करके नहीं रख सकता है। ठीक है, और न्यायालय कुल मिलाकर देखिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये देखिए अपने देश के संविधान के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है, जिसमें अनुच्छेद 32 में इसकी व्याख्या की गई। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाने वाली जो मुख्य रिट है उसी को बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपके पास शरीर हो सकता है और यह किसी को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त करने के लिए दी जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी कानूनी प्रक्रिया के बिना स्वतंत्रता से वंचित न किया जाए। यानी बिना कानून की प्रक्रिया के किसी को किसी की स्वतंत्रता से वंचित नहीं करना है, बिना मतलब का उसको कैद करके नहीं रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि नीचे दी गई फसलों में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है। यानी कौन सी फसल जो है मोटा अनाज नहीं है। तो देखिए दिया गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो देखिए जो मोटे अनाज वाली फसलें होती हैं देखिए वो बाजरा भी उसमें गिना जाता है, ज्वार भी गिना जाता है, मक्का गिना जाता है, बल्कि गेहूं को देखिए मोटे अनाज वाली फसलों में गिना नहीं जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या है कि दिए गए विकल्पों में से गेहूं जो है वह मोटा अनाज नहीं है, जबकि मक्का, ज्वार, बाजरा जो है मोटे अनाज यानी मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं। गेहूं देखिए एक मुख्य अनाज जो है सीरियल है, जो आमतौर पर अलग वर्ग में रखा जाता है, जिसे अधिक पानी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया। यानी किस देश के द्वारा 2 बच्चे पैदा करने की जो नीति थी, पॉलिसी है, उसको समाप्त कर दिया गया है। देखिए दिया जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। तो जून 2025 में इस तरह की जो नीति थी उसको समाप्त करने वाला देश देखिए जापान नहीं है, भारत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बल्कि कौन सा देश है, वियतनाम। यानी इस पॉलिसी को 2025 में जून में किसने बंद कर दिया, तो वियतनाम ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि जून 2025 में वियतनाम ने अपनी लंबे समय से चली आ रही 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है, ताकि घटती जन्म दर और बूढ़ी होती आबादी की चुनौती का सामना किया जा सके। अब परिवार देखिए अपने इच्छा अनुसार बच्चे पैदा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह फैसला देखिए देश की नेशनल असेंबली के द्वारा जनसंख्या कानून में संशोधन के बाद लिया गया है, जो 1988 से लागू थे। यानी 1988 से वहाँ कानून था कि 2 से ज़्यादा बच्चे कोई पैदा नहीं कर सकते, लेकिन बाद में इस कानून में अब देखिए समाप्त करके संशोधन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर मैचिंग वाला दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मैचिंग, एक तरफ अनुच्छेद दिया गया है और दूसरा तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए। तो पहले देखिए दिया अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। यहाँ देखिए विषय दिए उपाधियों का अंत, मूल कर्तव्य, अस्पृश्यता का अंत, विधि के समक्ष समानता। तो देखिए जो पहला है अनुच्छेद 51 का, ये देखिए अपने देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्यों से रिलेटेड है। दूसरा अनुच्छेद देखिए दिया अनुच्छेद 14, ये देखिए अपने देश में संविधान में विधि की समक्ष समता की बात करता है। तीसरा जो अनुच्छेद दिया है देखिए अनुच्छेद 17, ये देखिए उपाधियों के अंत की बात करता है। सॉरी, ये अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और जो अनुच्छेद 18 है ये उपाधियों के अंत की बात करता है।
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका क्या हो जाएगा कि ए का क्या हो जाएगा आपका 2, बी का क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए ए का 2, बी का 4, 1 2 2 3, ए का 2, बी का 4, यानी आपका देखिए ये दोनों नहीं होंगे, पहले और चौथे में से कोई एक होगा। अब देखिए फिर यहाँ पर अनुच्छेद 17 जो है ये किस बात की करता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी सी का 3, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3, ये आपका नहीं होगा। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। ठीक, देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या है, देखिए ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। सही मिलान देखिए क्या है कि A2 अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, बी का 4 अनुच्छेद 14 विधि की समझ समानता, C3 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और D1 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ठीक, इस तरीके से ये मैच है। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि डूरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ देखिए दिया गया है क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी। तो डूरंड कप देखिए जिस खेल से संबंधित है वो देखिए हॉकी नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है, क्रिकेट नहीं, बल्कि क्या है, फुटबॉल है। यानी फुटबॉल जो है डूरंड कप से खेल से संबंधित है। ठीक, आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है और यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत देखिए 1888 ईस्वी में सर हेनरी मार्टिमर डूरंड के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इसका नाम इस तरह का रखा गया। ये जो व्यक्ति थे उस समय देखिए ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे और इसमें भारतीय क्लबों और सशस्त्र बलों की टीमें अभी हिस्सा लेती, यानी इसमें अभी बहुत सी टीमें हिस्सा लेती हैं। तो कौन सी टीमें रहती हैं, भारत में जो फुटबॉल के क्लब हैं, भारतीय क्लब और सशस्त्र बल, ये दोनों हिस्सा लेते हैं। इसे देखिए भारतीय फुटबॉल सीजन का पारंपरिक उद्घाटन टूर्नामेंट भी माना जाता है। विजेता टीम को देखिए 3 प्रकार की ट्रॉफियां मिलती हैं, डूरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी, यानी फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने कौन सी इमारत बनवाई थी। देखिए दिया गया मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। तो फतेहपुर सीकरी में देखिए फतेहपुर सीकरी में जो महल बनाया गया था एक विशेष प्रकार का महल, वो देखिए मोती महल, हीरा महल, रंग महल, ये तीनों नहीं बनवाया गया था अकबर के द्वारा, बल्कि क्या बनवाया गया था, पंचमहल, यानी उसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल जो है बनवाया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित इमारत जो है पंचमहल है, जो 5 मंजिला है, पिरामिड नुमा संरचना है और यह शाही परिवार के मनोरंजन और विश्राम के लिए बनाई गई थी। यह देखिए बौद्ध विहारों से प्रेरित है। यह हवा महल भी कहलाता है क्योंकि रानियां यहाँ पर ठंडी हवा का आनंद लेती थी। इसमें 176 नक्काशीदार खंभे हैं। ठीक, यानी इसमें खंभे जो हैं वो उनकी संख्या 176 है और सब पर क्या की गई है, नक्काशियां की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार ने खुलासा किया कि लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल कब पेश किया। तो यह बिल देखिए दिया गया 30 अगस्त 2025, 20 अगस्त 2025, 17 जुलाई 2025, 2 सितंबर 2025। तो इस तरह का जो कानून था इसके लिए लोकसभा में देखिए जो बिल पेश किया गया है वो 2 सितंबर 2025 को नहीं, 17 जुलाई 2025 को नहीं, 30 अगस्त 2025 को नहीं, बल्कि 20 अगस्त 2025 को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा में 20 अगस्त 2025 को पेश और पारित किया गया था। इसके दौरान सरकार ने बताया कि लोग हर साल लगभग 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। यह बिल देखिए ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने और ई स्पोर्ट्स और कौशल आधारित खेलों को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। फिर देखिए यहाँ पर लिस्ट वाला, इसमें देखिए इस पेपर में मैचिंग वाले प्रश्न काफी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ देखिए दिया गया है सूची 1 में क्रांति और दूसरी तरफ उत्पादन, यानी इसमें
कौन सी फसलों के उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे दिया श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति। और यहाँ दिया गया है देखिए तिलहन, खाद्यान्न, दूध, मत्स्य। तो यहाँ पे देखिए जो श्वेत क्रांति है वो देखिए दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि को कहा जाता है। नीली क्रांति जो है देखिए वो मछली यानी मत्स्य के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो कि देखो तिलहन यानी जो है तेल के उत्पादन से है। और हरित क्रांति देखिए किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, तो देखिए अब इसके अनुसार देखिए आपका ए का क्या हो जाएगा? 3। तो ए का 3 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, यानी ये दोनों आपके नहीं होंगे, ये एलिमिनेट हो गए। अब ये 2 बचे। इसके बाद फिर देखिए आपका बी का 4। तो इसमें देखिए इन दोनों में आपका बी का 4 यानी ये वाला बी का 4 है, ये नहीं, बी का 2 यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या है? डी। ठीक, देखिए आंसर है डी। व्याख्या देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। व्याख्या क्या हो जाएगा कि ए श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरपतवार सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास कहलाता है? देखिए यानी यह कौन सा खरपतवार है जिसको गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जाता है? देखिए इसमें दिया है पार्थेनियम, बथुआ, गोखरू यानी जैंथियम और जंगली ज्वार। तो देखिए वह खरपतवार देखिए आपके खेतों में भी दिखता है, हमारे खेतों में भी दिखता है। वो देखिए आजकल बहुत ज़्यादा होता है, हर खेत में हो जाता है। तो वो देखिए क्या है? जंगली ज्वार नहीं है, गोखरू नहीं है, बथुआ नहीं, बल्कि क्या है? पार्थेनियम है। ये देखिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है आजकल, हर लोगों के खेतों में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, रास्ते में भी आपको हर जगह दिख जाएगा ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है? ए है। व्याख्या क्या होगा कि गाजर घास या कांग्रेस घास जो है, देखिए जाने जाने वाला खरपतवार जो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में पार्थेनियम भी कहा जाता है। यह देखिए एक आक्रामक और हानिकारक खरपतवार है और भारत में कृषि तथा मानव स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है। इससे देखिए त्वचा में एलर्जी और श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं और फसलों की पैदावार घट जाती है। यानी जिस खेत की फसल में यह हो जाता है तो वहाँ पैदावार को घटा देता है, ये अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, फसलों को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों यानी पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम जोरों से उठाया था? यानी इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से नेताओं में से कौन से ऐसे राजनेता थे जिन्होंने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सबसे पहली बार उठाया था? तो पहला देखिए दिया शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव। तो जिस राजनेता ने देखिए पिछड़ी जातियों से संबंधित मुद्दा उठाया था वो देखिए शरद यादव नहीं है, लालू प्रसाद यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं, बल्कि कौन है? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस समय यह मुद्दा बहुत पहले सबसे पहले उठाया था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि बिहार में पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के आरक्षण का जो मुद्दा सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर ने जोरों से उठाया था और 1978 में से लागू भी किया जब वे मुख्यमंत्री थे वहाँ के। उन्होंने देखिए सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण की व्यवस्था की, जिसमें से ओबीसी, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जातियों के लिए अलग अलग हिस्से थे, जिससे क्या हुआ कि पिछड़े वर्गों में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की अलग जगह। कर्पूरी ठाकुर को देखिए हाल फिलहाल में अभी देखिए जब उनके मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया है, जिसकी घोषणा देखिए 23 जनवरी 2024 को उनकी शताब्दी जयंती के अवसर पर की गई थी। यानी इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? यानी जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं होती हैं उनका विरोध करने वाले नेता कौन थे? तो दिया है बी आर अम्बेडकर, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, एम ए अयंगार। तो वो नेता देखिए एम ए अयंगार नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, विनोबा भावे नहीं थे, बल्कि कौन था?
भीमराव अंबेडकर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध करने वाले प्रमुख नेता देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त जातिगत असमानताओं और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण स्थानीय निकाय प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए फिर से मैचिंग वाला है। देखिए इस पेपर में मैचिंग वाले प्रश्न काफी पूछे गए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये बौद्ध संगीतियों से संबंधित है कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो देखिए बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, चारों का आपको स्थान का मैच करना है। तो देखिए दिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ दिया गया पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, कश्मीर। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो देखिए प्रथम वाली जो कहाँ हुई थी? राजगृह में। दूसरी वाली जो देखिए कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। तीसरी देखिए कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी जहाँ पर कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। अब इसके आधार पर हम लोग देख लेंगे ए का क्या है? 3। तो ए का 3, ए का 3, ये देखिए ए का 3 है। इसके बाद देखिए बाकी किसी में ए का 3 नहीं है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे सारे। आपका राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 4। ठीक, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ठीक, तो व्याख्या क्या होगा? सही सुमेलन है। प्रथम संगीति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, कस्बे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है ऊंट का जो कुबड़ होता है वो बना होता है, यानी ऊंट का कुबड़ किस चीज का बना होता है? तो यहाँ देखिए दिया कार्टिलेज का, लिम्फ का, वसा उत्तक का, कोलेजन तंतुओं का। तो ऊंट का कुबड़ देखिए कोलेजन तंतुओं का नहीं, लिम्फ का नहीं, कार्टिलेज का नहीं, बल्कि किसका बना होता है? फैटी टिश्यू का, यानी वसा उत्तक का बना होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ऊंट का जो कुबड़ है मुख्य रूप से वसा उत्तक यानी फैटी टिश्यू से बना होता है, जो उसको देखिए ऊर्जा और पानी के भंडार के रूप में कार्य करता है। इससे होता क्या है कि ऊंट रेगिस्तान में भोजन और पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रह पाता है। यह वसा जो है चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के दौरान ऊर्जा और पानी में परिवर्तित होती है, जिससे क्या है कि कुबड़ भोजन की कमी होने पर सिकुड़ जाता है और पानी का भंडारण नहीं करता है, बल्कि पानी के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया R.H. व्हिटेकर, दूसरा दिया R.D. बर्न्स, तीसरा दिया वाल्टर जी रोसेन और चौथा दिया एन मेयर्स। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम देखिए R.H. व्हिटेकर ने नहीं, R.D. बर्न्स ने नहीं, एन मेयर्स ने नहीं, बल्कि वाल्टर जी रोसेन के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखिए वाल्टर जी रोसेन ने 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव विविधता मंच के दौरान जैविक विविधता के संक्षिप्त रूप में किया था, लेकिन ईओ विल्सन ने इसे लोकप्रिय बनाया और 1988 ईस्वी की अपनी पुस्तक में इस शब्द को व्यापक रूप से स्थापित किया, जिसमें उन्होंने इसे जीवन का मूल तत्व बताया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है पूछा जा रहा है कि एक षट्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी, यानी जो षट्भुज होता है उसमें कितने विकर्ण होते हैं? तो देखिए इसको जो काउंट करने का फार्मूला है वो देखिए कैसे होता है? n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आप देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि देखिए षट्भुज में संख्या कितनी होती है? भुजाओं की 6 होती है। तो यहाँ हुआ देखिए n का 6 माइनस 3 बटा में 2। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए 6, यहाँ क्या हो 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका? 3
और बटा में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 तिरिक 18 बटा में 2, कितना हो जाएगा आपका 9। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9, बाकी ये सब नहीं होंगे। सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा, एक षष्ठभुज हेक्सागन में देखिए 9 विकर्ण होते हैं, जिसमें बहुभुज के लिए देखिए n(n-3)(1)(2) सूत्र का प्रयोग करके इसको निकाला जाता है। देखिए जहां पर n क्या है, भुजाओं की संख्या 6 होती है, और इसमें सबका मान रखने पर इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या है। अब इसमें से देखिए किस संख्या का 20% 50 है, तो देखिए आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए 300 का 20% क्या होगा 60 होगा, 150 का क्या होगा 30 होगा, 250 का क्या होगा 50 होगा, और 350 का क्या होगा 70 होगा। तो आपसे 50 पूछा जा रहा है, तो यानी ये जो किसका है 250 का 20% 50 है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डायरेक्ट इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या है कि यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो वह संख्या क्या है 250 है, क्योंकि देखिए 50 250 का 1/5 यानी 20% होता है। इसको निकालने के लिए आप देखिए 50 को 20/100 या 1/5 से भाग देकर निकाल सकते हैं। 50 बटा में 0.20 बराबर 250, या 50 को 5 से गुणा करके इसको निकाल सकते हैं 20% बराबर 1/5, जिससे 250 होता है। किसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 25वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया। यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव जो स्वीकार किया गया था, तो कांग्रेस की जो बैठक हुई थी बंबई में वो कब हुई थी, उसमें स्वीकार किया गया। तो दिया 9 अगस्त 1942, 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942। तो देखिए जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था वो देखिए 9 अगस्त को नहीं, 7 अगस्त को नहीं, 6 अगस्त को नहीं, बल्कि 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। कहाँ पे हुआ था, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि बंबई यानी अब मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी 8 अगस्त 1942 को, इसी में यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था, जिसके बाद देखिए अपने देश में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का लसप 2079 है और उनका मसप 27 है, तो यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का क्या सूत्र होता है कि फर्स्ट संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लसप इंटू मसप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे देखिए एक संख्या दिया गया है, तो कोई एक संख्या देखिए ये 189 है, यहाँ पर गुणे दूसरी संख्या नहीं पता है हमको, तो दूसरी संख्या जैसे मान लीजिए कोई भी है, दूसरी संख्या x मान लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 2079 गुणे आपका 27, ठीक है, बटा में 189। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे काउंट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 297। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है ए। देखिए इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। व्याख्या में देखिए क्या है कि ये सूत्र है 189 गुणे 2079 इंटू 27। जब इसको आप भाग देंगे तो आएगा आप 56 133 बटा में 189, लास्ट में आएगा 297। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी धातु साधारण तापमान पर जल से अभिक्रिया करती है। यानी इसमें से कौन सी ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर जल के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन कर जाती है। तो वो देखिए धातु है सोडियम, पारा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो वह धातु देखिए मैग्नीशियम नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, पारा नहीं है, बल्कि क्या है सोडियम है। इसलिए देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, न कि खुले आसमान में नहीं रखा है, क्योंकि खुले में रखने पर ये क्या कर जाती है आग लग जाता है इसमें। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है ऑप्शन नंबर ए।
राइट आंसर ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करने वाली जो धातु है वो सोडियम है, जो इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि हाइड्रोजन गैस के साथ आग लग सकती है, और इसे हमेशा देखिए इसीलिए मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। पोटेशियम भी देखिए इसी तरह की अभिक्रिया करती है, जबकि मैग्नीशियम जैसी धातुएं देखिए गर्म पानी से अभिक्रिया करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में फेज में हुआ था। तो देखिए यहाँ दिया है 6, 7, 9, 5। तो देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो देखिए 5 चरण में नहीं, 9 चरण में नहीं, 6 में नहीं, बल्कि 7 चरणों में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव देखिए कुल 7 चरणों में संपन्न हुए थे। इसमें देखिए जो मतदान की अवधि शुरू हुई थी 19 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक चली थी, और जो मतगणना हुई थी 4 जून 2024 को हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, क्रोनोलॉजिकल प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कुछ अधिनियम दिए गए हैं, इनका क्या काल था, कब कब ये कैसे पारित किए गए थे, उसको आपको अरेंज करना है। तो पहला देखिए दिया चार्टर अधिनियम, दूसरा दिया पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा दिया भारतीय परिषद अधिनियम, और चौथा दिया है रेगुलेटिंग अधिनियम। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो रेगुलेटिंग अधिनियम है वो देखिए 1773 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 ईस्वी में, और उसके बाद देखिए चार्टर अधिनियम जो है 1813 का ये, इसके बाद और फिर भारतीय परिषद अधिनियम उसके बाद। यानी इसमें देखिए आपका पहला ये हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और भारतीय परिषद अधिनियम चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए आपका जो है 4, उसके बाद 2, तो 4 2 देखिए, यानी 4 4 4 है, ये तो नहीं होगा। अब 4 के बाद देखिए यहाँ 1 दिया है, 3 दिया, यानी ये नहीं होगा। 4 2 1 3, ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए 4 2 1 3। व्याख्या क्या है? रेगुलेटिंग अधिनियम देखिए 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट देखिए 1784 में, चार्टर अधिनियम 1813 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। इस तरीके से चारों जो है पारित हुए थे। ठीक, इनका क्रम यही। अब देखिए इस पेपर के जीएस का जो अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है। यानी हमारे यहाँ देखिए बरसात के मौसम में बाढ़ आती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सर्दी के मौसम में बाढ़ आती है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गुजरात, दूसरा दिया है तमिलनाडु, तीसरा दिया है मध्य प्रदेश, चौथा दिया है महाराष्ट्र। तो वह राज्य जहाँ पर सर्दी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, तो वह राज्य देखिए महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में जब लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है तो इस तरह की स्थिति देखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि सर्दी के महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर में बाढ़ आने का वाला जो मुख्य राज्य है वो तमिलनाडु है। यहाँ देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से भारी वर्षा मिलती है, जिससे कावेरी जैसी नदियां उफान पर आ जाती हैं और चेन्नई जैसे तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाते। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैंने आप लोगों को 7 तारीख के जो पहले शिफ्ट में जीएस का जो प्रश्न पूछा गया था विज्ञान के पेपर में, उसको बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ सॉल्व कराया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप लोग देखिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। इनके साथ जो आप लोग को व्याख्या कराई जा रही है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उनसे हो सकता है कि आपकी परीक्षा में भी कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जा सके, और नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको देखिए क्या है कि एक पैटर्न पता चल जा रहा है, एक आइडिया मिल जा रहा है कि इस वर्ष की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा है उसमें 30 प्रश्न जो जीएस के पूछे जा रहे हैं उसको किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मैचिंग वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जो मैथ के प्रश्न है देखिए उनकी संख्या 3 या 4 है, और वो है कहाँ है? कक्षा 10 स्तर के। ठीक है, तो इस तरीके से इस पूरे पेपर को आप लोग जो है एनालाइज करिए और अपनी तैयारी को उसी अकॉर्डिंग बेहतर करिए। ठीक है,
इसके बावजूद भी देखिए, आप लोगों को अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई समस्या है, अगर किसी भी ऑप्शन में या किसी भी व्याख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको नज़र आती है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की उस कमेंट को देखने के बाद जो भी त्रुटि नज़र आएगी उसको ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है? तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक, इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।